हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4, उसमें ये लिखा है कि राइट 41, आर्टिकल 41 of the Constitution, right to work, to education and to public assistance in certain cases. The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. So हमारे संविधान के जो प्रणेता थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या बाबा साहब अम्बेडकर, ये दृष्टि, ये देश के लिए एम्बिशन पहले से ठीक करके गए थे कि सब लोग को बुढ़ापे में मदद मिलना चाहिए। और क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल तो नहीं है, हम उसको लागू करने के लिए तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे लिखा हुआ है। निशिकांत दुबे जी का ये कानून उसी को पूरा करने के लिए आए हैं। हमारे देश पे बहुत बड़ा आबादी है, 120 करोड़ लोग कहते हैं, लेकिन उनमें पूरा जनसंख्या को तो हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि जो लोग का उम्र 60 साल से ऊपर हुआ, उनको मदद करने का एक व्यवस्था होना चाहिए, और इसी लक्ष्य को लेकर निशिकांत दुबे जी इसको रखे हैं। बात यह नहीं है कि इस दिशा में कोई कोशिश नहीं हुआ। हमारा जो सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उसमें शायद 70 लाख लोग केंद्रीय या राज्य सरकार में काम करते हैं। उनको तो पेंशन का व्यवस्था है, लेकिन सरकार पूरा पेंशन देने का जिम्मेवारी नहीं लेने चाहते हैं, इसलिए नेशनल पेंशन फंड को, न्यू पेंशन स्कीम को चालू किया गया। तब भी उनको एक तो मिनिमम पेंशन गारंटीड है। कुछ साल पहले जो लोग को प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उनके लिए एक प्रोविडेंट फंड लिंक पेंशन चालू किया गया था। लेकिन मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते थे कि हमको 300 रुपया पेंशन मिलता है। शर्म की बात है। तो 5 साल से मैं लिखते आया, बोलते आया, यूपीए 2 का एकदम अंतिम समय में ये मिनिमम पेंशन 1000 रुपया गारंटीड हुआ। और वित्त मंत्री का बजट भाषण में भी ये उल्लेख है कि ईपीएफ लिंक पेंशन में मिनिमम पेंशन 1000 रुपया होगा। और एक तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, वो भी एक पेंशन स्कीम है। उसमें अभी तक केवल 3,16,000 लोगों को पेंशन मिलता है। ये भी एक सरकारी स्कीम है। और आप जानते हैं सर कि एक तो केंद्रीय सरकार एक स्कीम चालू किया, उसको नाम था, मुझे पता नहीं वो नाम है कि नहीं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नोप्स। तो उससे भी अभी भी है, आप लोग हटाए नहीं, कर दीजिए। अच्छा, तो इंदिरा गांधी नोप्स में भी लोगों को पंचायत का माध्यम से या पौर निगम के माध्यम से ये पेंशन देने का प्रावधान है। उसमें भी 1000 रुपया मिलता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि एक पंचायत में कोटा रहता है,
कोटा पूरा हो गया तो दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। और अभी ये नियम लागू हुआ कि केवल बीपीएल कार्ड जिसको पास है उन्हीं को ये सुविधाएं मिलेगा। तो बीपीएल तो हमारे मुल्क में लगभग 30% है, बाकी लोगों का इस इंदिरा गांधी नोप्स का मौका नहीं मिलेगा। हर प्रांत में, मैं तो जानता हूं पश्चिम बंगाल में प्रांतीय सरकार का भी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन स्कीम चालू है, हमारा पश्चिम बंगाल में है। लेकिन क्योंकि प्रांतीय सरकार के पास साधन कम होता है, वहां पर मैं देखता हूं कि एक आदमी अप्लाई करने के बाद कम से कम 3 साल लगता। बहुत लोग मेरे पीछे घूमते हैं, तो मैं जाता हूं अधिकारियों के पास, वो कहते हैं सर हमारा कोटा पूरा हो गया, जब तक इसमें लोग गुजर नहीं जाते हमारा कोटा खुलेगा नहीं, तो हम नहीं दे सकते। तो अभी तक जो कोशिश सरकारी पेंशन और ईपीएफ लिंक पेंशन, वरिष्ठ बीमा योजना और प्रांतीय सरकार का पेंशन स्कीम हमारा जनसंख्या का बहुत कम लोगों को स्पर्श किया है। निशिकांत जी को जो कहना है, ये लॉन्ग टर्म एम्बिशन भी हो सकता, लेकिन उनको कहना है कि हर वरिष्ठ नागरिक को कम से कम 5,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। इसको मैं पूरा तरह से समर्थन करता हूं। अगर हमारा राष्ट्र वेलफेयर स्टेट है, जनता का भला करना, देखभाल करना अगर राष्ट्र के फर्ज बनता है, तो ये मिनिमम पेंशन लोगों के लिए इसको प्रावधान करना चाहिए। और ये निशिकांत जी बहुत विस्तार से, कितने सारे प्रोफेशन में लोग लगे हुए हैं, कोई खेतीहर मजदूर है, कोई मछुआ है, मछली पकड़ते हैं, कोई जंगल में काम करते हैं, ये सब लोग को ये पेंशन के अंदर में लाने का बाद पहले बार निशिकांत जी लोगों के सामने लाए हैं। मैं इसको समर्थन करता हूं, क्योंकि हम लोग जो जनजीवन के साथ जुड़ा हुआ है, आप सुन के आश्चर्य होंगे कि हालत क्या है। हर प्रांत में, शायद मैं तो देखता हूं हमारे प्रांत में लोगों को 100-100 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड में जमा करना बाकी होता है। हमारा वह जूट मिल है, 2 लाख एम्प्लॉय है, लेकिन वहां 200 करोड़ रुपया पेंशन ड्यूज, प्रोविडेंट फंड ड्यूज है। तो हमारा वहां क्या होता, हमारा एक तो कानून है ग्रेचुइटी का कानून, हर साल काम करने के लिए 15 दिन का ग्रेचुइटी मिलता है। तो कोई मालिक नहीं देता रिटायरमेंट के समय, तो उसको साथ क्या एग्रीमेंट हुआ, बोला जब तक तुमको ग्रेचुइटी क्लियर नहीं होगा तुम काम करो। तो एक आदमी 65-66 साल उम्र हो गया, काम करने नहीं सकता जूट मिल में, उसको भी काम करने पड़ता है, क्योंकि उनको पास कोई सामाजिक सुरक्षा तो है नहीं। उसको शरीर ये जूट मिल में काम करने का लायक नहीं है, तब भी वो लोग काम करते हैं क्योंकि ग्रेचुइटी नहीं मिला है। इसको बदलाव आया है। आजकल क्या होता है सर, जूट मिल में तो बिहार और यूपी से ही हमारा ज्यादा लोग है। जूट मिल में 80% लोग बिहार यूपी के हैं। तो आजकल लेकिन आदमी मिलना मुश्किल हो गया। क्यों? ये महात्मा गांधी एनआरईजीएस जो चालू हो गया, उससे तो लोगों को 150 रुपया मिलता है दिन भर, काम करने का भी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग आने नहीं चाहते हैं कलकत्ता चटकल में, लेबर का कमी हो जाता है। तो मुल्क में बदलाव आया है, मुल्क में कुछ सुधार आया है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा रास्ता जाना है। निशिकांत जी का ये बिल इसमें एक रास्ता दिखाता है कि कहां तक हमें पहुंचना है। इंग्लैंड में हर नागरिक को नेशनल हेल्थ स्कीम का सुविधा मिलता है।
आप जान के आश्चर्य होंगे कि इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ स्कीम में लोगों को डायलिसिस से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट सब कुछ सरकारी खर्चा से होता है। हमारा एक दोस्त था, वो इंग्लैंड में काम करते थे पहले, आज से 10-15 साल पहले का बात कर रहा हूं, हर साल वो जाता था इंग्लैंड में जाके डायलिसिस करके इधर आता था। आजकल तो डायलिसिस यहां पर भी चालू, और उसका जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो भी वो इंग्लैंड में जाके करा, क्योंकि खर्चा, मुझे पता नहीं कि कब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां हर आदमी को आप मेडिकल सुविधाएं दे पाएंगे, लेकिन एक तो रोड मैप होना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि निशिकांत जी जो प्रपोज किए हैं ये असंभव है। अगर हम 33,000 करोड़ रुपया महात्मा गांधी एनआरईजीएस पे दे सकते हैं, तो निशिकांत जी क्या बोले हैं कि 50,000 करोड़ से एक कॉर्पस फंड बनाया जाए और हर साल में 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए, तो यू कैन कवर, आप हिंदुस्तान के सब एलिजिबल लोगों को ये पेंशन 5,000 रुपया मिनिमम पहुंचा सकते हैं। आज कल ही तो हम एप्रोप्रिएशन बिल पास किया, कितना, 18 लाख करोड़ का, जो देश का, जो सरकार का 18 लाख करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है, वह 50,000 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सरकार का इच्छा हो तब ना, सरकार का दोनों में कमी है। हमारा क्या हो जाता, ये 18 लाख करोड़ जो खर्चा होता उसमें प्लान के लिए तो 5.5 लाख करोड़ होता, बाकी तो सब नॉन प्लान में चला जाता। सरकारी कर्मचारी को देते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट खर्चा होते हैं। तो हम लोग जो एमपी है अपने लिए तो पेंशन बना लिए, सरकारी कर्मचारी पेंशन बना लिए, हर प्रांत में एमएलए लोग अपना पेंशन बना लिए, बेचारा गरीब जनता बाहर पड़े हुए हैं। और निशिकांत बाबू सही बात कहते हैं कि हम लोग जब जाते हैं, लोग कहते हैं हमके लिए कुछ करिए। हमारे पास सब बंगाल में बहुत विधवाएं हैं जो घर में काम करते, घरेलू कर्मचारी है, उनको देखभाल करने का कोई नहीं है, बेचारी घर में झाड़ा पूछ करता है अपने पेट पालने के लिए। वो केवल आके मुझे बोलते हैं कि हमें एक तो वो जो इंदिरा गांधी नोट्स दिला दीजिए। कुछ लोग को मैं दिला भी दिया हूं, तो जो जिसको मिल गया वो तो बच गया, कम से कम दिन में एक बार तो खा सकता, बाकी लोगों को सब कुछ नहीं है। इस देश में अभी भी हम ये कहते हैं मंगल में आप जान भेजेंगे, बड़े बड़े समुद्र के नीचे से हम तेल उठाएंगे, हम महाकाश में जाएंगे, हम मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन इस देश में आम जनता का हालत अभी भी बहुत खराब है। हमको दूर दिशा से ये देखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि निशिकांत बाबू जो लाए हैं उस पर कम से कम चर्चा हो। देश में प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, किस चीज पे अग्राधिकार होना चाहिए, इस पर तो चर्चा हो। हम बजट में कितने रुपए, कितने परसेंटेज हम सामाजिक सुरक्षा के लिए खर्चा करने चाहते हैं, इस पे तो एक तो चर्चा हो। मैं अधीर जैसा इंग्लैंड का क्या इतिहास है, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कंपेयर करने का जरूरत ही है। वहां तो टोटल सोशल, आप स्वीडन जाइए ना, लेकिन छोटा छोटा मुल्क है, एक एक मुल्क का 1 करोड़ का आबादी। हिंदुस्तान का जो प्रॉब्लम, उसका साइज बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन साइज जितना बड़ा है वो छोटा देश से तुलना हमें नहीं करना। हमें बड़ा ढंग से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। रास्ता क्या है इसको लेकर बराबर बात होता है। कल भी मैं चर्चा में बोला कि ग्रोथ होने से ये नहीं होगा। अगर ग्रोथ का लक्ष्य होगा, ग्रोथ के साथ सामाजिक इंसाफ, सामाजिक न्याय विचार, तभी हम अपना रास्ता ढूंढ के पाएंगे। इसलिए मैं तो जानता हूं सर, प्राइवेट मेंबर
बिल का क्या होता है। वो निशिकांत बाबू तो 40 मिनट बोल लिए, उसके बाद अंतिम में मंत्री भाषण देंगे, बोला बहुत अच्छा, और निशिकांत बाबू उसको विथड्रॉ कर लेंगे। लेकिन मैं तो धन्यवाद इसलिए नहीं करता हूं कि उसको कानून लागू हो जाएगा, इसलिए करता हूं कम से कम इस पर चर्चा तो कराए। देश के सबसे गरीब, दबे हुए, कष्ट में रहने वाले, बेसहारा लोगों का चर्चा तो इस हाउस में हुआ। हम न्यूक्लियर एनर्जी पर क्या क्या चीज पर चर्चा करते हैं, लेकिन देश का आम जनता के बारे में चर्चा ये सदन में नहीं आता है। आप तो सर लोहिया जी को भक्त रहे, बीजेपी में अभी है, ठीक है, तो आप जानते हैं लोहिया जी इस सब लोग के बारे में बताए थे। गांधी जी से लेकर लोहिया तक यही चिंता था। तो ये चिंता को अभी लागू करना चाहिए, और मैं इसलिए ये बिल को समर्थन करता हूं और निशिकांत बाबू से अपील करता हूं कि आप एक बार अड़े रहिए। जब आपको बोलेगा पार्टी से, सरकार से कि आप विथड्रॉ कर लीजिए, आप नहीं करिएगा, क्या होगा? देश के लोग याद रखेगा ये पार्टी के खिलाफ डिफाई करके भी गरीब लोगों के लिए बिल विथड्रॉ नहीं किया। इस बात के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। श्री